हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका एम विथ राजेंद्र के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूं। और आज हम डिस्कशन में लाने वाले हैं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो जो हमारा आज का सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा जीव विज्ञान, बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स कहेंगे अपन जिनको, मेजर टर्म्स जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उनमें रिपीटेड होते हैं, हमेशा आते ही हैं। तो एक से दो क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कि आएंगे ही आएंगे। तो जैसे कि देखा, जीव विज्ञान जो टर्म है, जीव विज्ञान अपने आप में ही देखा जाए तो एक टर्म है जिसको अपन क्या कहेंगे, बायोलॉजी। तो जब भी बायोलॉजी अपन पढ़ते हैं तो हम जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायो का मीन्स होता है सजीव और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो किसी भी चीज़ की कभी भी स्टडी के बारे में बात आती है तो उसको लॉजी कहते हैं। लॉजी मीन्स टू स्टडी या फिर उसके बारे में पढ़ना। तो इसमें जितने भी टर्म्स रहेंगे या जिनकी स्टडीज़ के बारे में, जिनके बारे में जो ब्रांच होती है, जो शाखा होती है बायोलॉजी की या जीव विज्ञान की शाखा, तो किस शाखा में किसके बारे में पढ़ा जाता है, आज वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स अपन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है स्क्रीन पर वो है, हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है। तो वर्ड आ गया हिमेटोलॉजी, यानी कि हिमेटोलॉजी। यहां पर भी वर्ड आ गया लॉजी। लॉजी मीन्स टू स्टडी या फिर उसके बारे में अध्ययन करना, या विज्ञान की वह शाखा जो भी आपका टर्म दिया गया है उसके बारे में अध्ययन कराती है, उसको क्या कहेंगे, हिमेटोलॉजी या फिर डैशलॉजी। तो यहां वर्ड आ गया हीम। हीम शब्द का अर्थ होता है ब्लड या रुधिर या खून, जो भी कहेंगे अपन, रक्त कह देंगे। तो रक्त के बारे में जब अपन स्टडी करते हैं या रक्त का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी। ये शब्द जो है हिमेटोलॉजी, वर्ड सुना होगा हीमोग्लोबिन। तो हीम वर्ड जो वहां पर भी हीमोग्लोबिन आया है तो वो भी किससे रिलेटेड होता है, ब्लड का जब टेस्ट कराते हैं या खून की जांच होती है तो उसमें क्या करते हैं अपन, हीमोग्लोबिन, हम हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता है वो हीमोग्लोबिन देखते हैं कि, तो वो जो हीम वर्ड हो गया वो क्या हो गया, रक्त से रिलेटेड हो गया। और हिमेटोलॉजी क्या हो गया, रक्त की स्टडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। क्वेश्चन नंबर 2 है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है, तो फिर लॉजी वर्ड तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। मॉर्फो मतलब जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, बाह्य संरचना, जितने भी प्लांट्स हैं या इवन ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो जब भी किसी की बाहरी संरचना, उसकी आकृति या उसकी विशिष्टता का अध्ययन करते हैं बाय सीइंग इट्स कैरेक्टर्स, आउटसाइड कैरेक्टर्स जो होंगे, जैसे प्लांट होगा, अगर उसकी मॉर्फोलॉजी या किसी पेड़ की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसमें क्या पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी बॉडी कैसे, बॉडी कितने पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड है, स्टेम, रूट और फ्लावर्स, ब्रांचेस वगैरह वगैरह जो भी होगा। तो जीव या वो प्लांट की भी हो सकती है और ह्यूमन की भी हो सकती है। तो ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा जीव की आकृति, उसकी संरचना और उस विशिष्टता। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, आर्कियोलॉजी, ऑप्शन बी है आर्कियोलॉजी, ऑप्शन सी है एंथ्रोपोलॉजी और ऑप्शन डी है एंड्रोलॉजी। तो जैसे कि मैंने आप सबको पहले ही बताया कि बायोलॉजी या जीव विज्ञान जो होगी उसमें क्या होगा, शब्दों को तोड़ने का बहुत महत्व है। जैसे इसमें शब्द आ गया आर्कियो, यानी कि आर्कियो, तो एक नाम सुना होगा आर्कियोबैक्टीरिया। तो आर्की शब्द जहां भी आ जाए, आर्कियोलॉजिस्ट, तो आर्की शब्द जहां भी आ जाता है तो आर्कियो मीन्स हो जाता है, आर्की मीन्स हो जाता है पुराना या एंशिएंट।
जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनके बारे में स्टडी करना आर्कियोलॉजी होता है, और जो पुराने लिविंग्स होते हैं या सजीव होते हैं उनके बारे में स्टडी करना आर्कियोलॉजी कहलाता है। तो इस तरीके से, लेकिन जो मनुष्य के अध्ययन की बात जब आती है तो वो होता है एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि जो एंड्रोलॉजी होगा वो होगा मेल से रिलेटेड, जो भी स्टडी होगी वो उससे रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो ये यहाँ पर भी बात किसकी आ गई, मानव जाति की आ गई, और मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से। तो इस तरीके से अभी लास्ट क्वेश्चन में भी अपन ने जैसे डिस्कस किया, मानव जाति की बात हो या मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन, तो बात तो एक ही है लगभग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भी होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जब जो गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन होता है या मेटिंग होती है, तो वो निषेचन कहलाता है। विकास यानी डेवलपमेंट, विभाजन यानी डिफरेंशिएशन, डिवीजन सॉरी, और विभिन्नता यानी डिस्क्रिमिनेशन। तो इस तरीके से जो भी ये जो स्टेजेस होती हैं, तो जब भी किसी बच्चे का विकास होता है या किसी भ्रूण का विकास होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहली प्रक्रिया जो होती है वो निषेचन की होती है। उसके बाद विकास होने स्टार्ट होता है, सब सेल बनती है एक। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है। मेल और फीमेल, देख सकते हैं आप, राइट, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा। तो मेल गैमीट क्या है, स्पर्म यानी कि शुक्राणु, और फीमेल गैमीट क्या है, ओवम यानी कि अंडाणु। तो इस तरीके से जब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा तो क्या बनती है, एक सेल बनती है, सेल जिसको जाइगोट कहते हैं, और फिर वो सेल डिवाइड होने लगती है, सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है। तो एक सेल से काफी सेल्स बन जाती हैं। तो जो सेल डिवीजन होता है या कोशिका विभाजन होता है, ये भी दो प्रकार से होता है, एक माइटोसिस समसूत्री और मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, इस तरीके से। तो पहले जाइगोट बनेगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा, तो फिर एम्ब्रियो बनेगा, फीटस बनेगा, और इस तरीके से जो विकास होता है वो होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको कंबाइंड फॉर्म में एक स्टडी होती है इनकी, जो इनकी स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं, भ्रूण विज्ञान, यानी कि एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी टर्म आती है फिजियोलॉजी, तो जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, आउटसाइड कैरेक्टर्स, उनके बारे में स्टडी होती है। अनुवांशिकी यानी हेरिडिटी, तो जो गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है कैरेक्टर्स का, तो वो अनुवांशिकी में पढ़ते हैं उसके बारे में। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण का सामना करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं विकृति विज्ञान, ऑप्शन बी क्रिया विज्ञान, ऑप्शन सी फाइटोपैथोलॉजी, ऑप्शन डी मार्कोजेनेस। तो शब्द आता है फाइटो,
तो बायोलॉजी में जो शब्द होता है फाइटो, फाइटो का मतलब होता है पादप या फिर प्लांट्स। तो प्लांट्स और पैथोजेंस, तो पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस बायोलॉजी में जो पैथोजेंस टर्म आता है वो बीमारी फैलाने वाले एजेंट्स जो होते हैं उनको पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है, तो पैथा और लॉजी, तो लॉजी ही है। तो देखा इस शब्द को कितने भागों में डिवाइड किया, फाइटो, पैथा, लॉजी। तो प्लांट्स जिनको उससे लड़ने में, उसमें जो बीमारियां होती हैं उससे लड़ने में, जो पैथोजेंस से लड़ने में सहायक होते हैं, उनके बारे में स्टडी करना, तो क्या कहलाएगी? फाइटोपैथोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब बताएंगे। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए एंड्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी एडेफोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी एग्रोबायोलॉजी और ऑप्शन नंबर डी डेस्मोलॉजी। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी सही आंसर हो जाएगा, जिसमें मृदा के प्रभाव को मृदा विज्ञान, मतलब मृदा विज्ञान की शाखा है जो, जिसमें मृदा के प्रभाव को देखा गया है, तो उसको एडेफोलॉजी में रखा गया है। एडेफोलॉजी ही स्टडी होगी मृदा यानी मिट्टी, उसके प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो बात आती है यहाँ पर मेल की स्टडी, मेल में जो भी चिकित्सा होती है मेल की या पुरुषों की चिकित्सा, तो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं मेल से रिलेटेड, वो उनकी स्टडी कौन सी ब्रांच में करते हैं? तो एक हार्मोन का नाम सुना होगा एंड्रोजन, जिसको मेल हार्मोन कहा जाता है बॉडी का। एंड्रोजन, और फीमेल हार्मोन को ईस्ट्रोजन सुना होगा। तो वर्ड क्या आया? एंड्रो। तो एंड्रो शब्द का मतलब क्या हो गया? यहां पर भी शब्द क्या है? एंड्रो। तो एंड्रोलॉजी, और लॉजी मीन्स तो पता ही है टू स्टडी। तो जब भी किसी शरीर विज्ञान की वह शाखा जिसमें पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है, तो उसको क्या कहेंगे? एंड्रोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो यकृत यानी लीवर, जिसको लार्जेस्ट ग्लैंड या फिर बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो क्या है? लीवर यानी यकृत। और इसको, यकृत को जो साइंटिफिक लैंग्वेज है या वैज्ञानिक भाषा है उसमें हिपैटिक वर्ड बोला गया, हिपैटिक। तो जब जैसे सुना होगा हेपेटाइटिस, तो हिपैटिक वर्ड आया ना वहां, लीवर में जो इन्फेक्शन होगा, कहीं भी टिस शब्द लग के आता है जब, तो टिस मीन्स क्या होता है? इन्फेक्शन। ठीक है, तो जब यही शब्द हो गया हिपैटिक, तो हेपेटाइटिस क्या होता है? लीवर में जब इन्फेक्शन हो जाए, टिस मीन्स इन्फेक्शन और हिपैटिक मीन्स लीवर में इन्फेक्शन या यकृत में इन्फेक्शन, तो वो हेपेटाइटिस हो गया। उसी तरीके से वर्ड क्या हो गया? हिपैटो मीन्स लीवर और लॉजी मीन्स टू स्टडी। तो
तो शब्द बन गया हिपैटोलॉजी। तो हिपैटोलॉजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो जीव विज्ञान की शाखा जिसमें जीवों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, किस बेसिस पर किया गया, क्योंकि जो अपने ऑल अराउंड स्पीशीज़ हैं, कितनी सारी स्पीशीज़ हैं, चाहे वो प्लांट्स को ले लें या एनिमल्स को ले लें, पेड़ पौधे और जीव जंतु कितने सारे हैं, कुछ शैवाल, कवक और ये इस तरीके से बहुत सारे हैं। तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी या वर्गीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एक तरीके से इन सबको एक एज अ होल देखना तो पॉसिबल था नहीं। अगर एज अ होल देखा तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंशिएशन करना मुश्किल हो गया था। तो इसलिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसीलिए पड़ी कि अलग अलग वर्ग में रखकर अलग अलग जीव जंतु पेड़ पौधों की पहचान हो सके और उनको उनकी कैटेगरीज में रख दिया जाए, जिससे उसके बारे में पढ़ना, उनके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना आसान हो जाए। तो उसको वर्गीकरण विज्ञान हुआ। सबसे पहले जो वर्गीकरण विज्ञान के जो फादर कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं कैरोलस लिनियस को। इन्होंने अपनी एक बुक भी दी थी, इनकी एक बुक थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। तो जिन्होंने इसमें सिस्टेमा नेचुरी जो किताब आई थी इसमें इन्होंने वर्गीकरण के बारे में बताया था। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा वर्गीकरण विज्ञान, वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। तो नाम ही आ गया जंतु। जंतु मीन्स लिविंग कह सकते हैं, या सॉरी जू, जू नॉट लिविंग, जू मीन्स होता है जंतु। तो जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। तो ये विज्ञान की एक प्रमुख, जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहा, और जूलॉजी के बारे में लास्ट क्लास में शायद हमने डिस्कस किया था। इसके फादर जो हैं अरिस्टोटल को माना गया है, अरिस्टोटल यानी अरस्तु। अरस्तु को इसका फादर माना गया है जंतु विज्ञान का। और इनकी जो बुक आई थी ह्यूमैनिटेरिया एनिमेलिया, तो इस किताब में इन्होंने जो जानवर या जीव जंतु थे उनकी लगभग 500 से ज़्यादा जो प्रजातियां थी, जो 500 से ज़्यादा प्रजातियां थी उनके बारे में उनका वैज्ञानिक नाम दिया था। इसीलिए इनको अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है। तो शब्द क्या आया, जू मीन्स जंतु और लॉजी मीन्स टू स्टडी या उसके बारे में पढ़ना। तो जूलॉजी क्या हो गया, विज्ञान की वह शाखा या जीव विज्ञान की वह प्रमुख शाखा जिसमें हम जंतु विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं, जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, वह क्या हो गई, जूलॉजी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जानवरों का अध्ययन करते हैं अपन जूलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 12 है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी पर से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। तो एक ऐसी ब्रांच विज्ञान की शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन, मतलब क्या पृथ्वी से अलग भी कहीं जीवन है, क्या पृथ्वी से अलग भी कहीं जीवन एग्जिस्ट करता है।
तो जब इस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं तो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जैसे कहते हैं ना मंगल ग्रह पर या कहीं भी आउटसाइड ऑफ दी अर्थ अगर जीवन पॉसिबल है तो उसके बारे में जो उसकी संभावनाएं हैं उसकी स्टडी होती है एक अलग से, उसके बारे में पढ़ा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सोबायोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं एंथ्रोपोलॉजी, एथनोबॉटनी, प्राइमेटोलॉजी और एपोलॉजी। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, आप सब बताएंगे। So the correct answer for this question is प्राइमेटोलॉजी, बिकॉज जो प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट एक क्लास होती है जिसमें वन और क्या बोलते हैं बंदर, वानर और वनमानुष और जो प्रजातियां होती हैं इनकी वानर, वनमानुष, बंदर, इनकी प्रजातियों को रखा गया है प्राइमेट्स में। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्राइमेटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो ऑप्शंस हैं आर्केनोलॉजी, ऑप्शंस बी एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन सी एपियोलॉजी और ऑप्शन डी साइनोलॉजी। तो उस क्वेश्चन का आंसर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए आर्केनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 15 इज सौरोलॉजी का अध्ययन है। तो सौरोलॉजी जो शब्द है या रेप्टाइल्स जो होते हैं ना, रेप्टाइल्स सरीसृप कहते हैं जिनको, तो वो रेप्टाइल्स में एक क्लास आती है, तो उसमें सौरोलॉजी जो है वो शब्द छिपकली से रिलेटेड होता है और छिपकली के बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसको सौरोलॉजी कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं, अनुसंधान से तैयार करता है। ऑप्शंस हैं एथनोग्राफी, कल्चरल रिलेटिविज्म, एथनोसेंट्रिज्म और एथनोबॉटनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एथनोग्राफी। तो ये ऐसे लिखित दस्तावेज होते हैं जो मानव विज्ञानी संस्कृति की चित्रण को दर्शाते हैं, चित्रण को तैयार करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। और जहाँ भी बॉटनी शब्द तो प्लांट से रिलेटेड ही रहता है, कल्चरल रिलेटिविज्म शब्द जो होता है वो कल्चरल या फिर संस्कृति से ही रिलेटेड होता है। बात आती है क्वेश्चन नंबर 17 की, तो इसमें आ गया पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शंस हैं एंटोमोलॉजी, ऑप्शन बी है ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन सी है बर्नोलॉजी और ऑप्शन डी है हर्पेटोलॉजी। तो जो एंटोमोलॉजी होती है ये क्या होता है, इसमें एंटोमोलॉजी में कीड़े मकोड़ों का, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, कीट का कह सकते हैं, कीट, कीड़े मकोड़े, उसका अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथिन साइकिल होती है जो बर्ड्स में होती है, ऑर्निथिन साइकिल या फिर ऑर्निथिन साइकिल। तो ये ऑर्निथिन जो चक्र होता है, ऑर्निथिन चक्र बोलेंगे इसको हिंदी में, तो ये बर्ड्स में पाया जाता है। इसी तरीके से जो बर्ड्स की स्टडी होगी या पक्षियों की स्टडी होगी वो क्या हो जाएगी, ऑर्निथोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्राचीन काल से जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों को के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो जो भी जानवर, पेड़ पौधे, इनके जीवों को संरक्षित या इनके जो अवशेष मिले हैं तो उनको संरक्षित किया गया है, और जो भी चिन्ह वगैरह मिले हैं तो उसके अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो जो भी फॉसिल्स होंगे, फॉसिल्स ही कहते हैं उनको। तो फॉसिल्स के स्टडी को, या फिर जो भी जीवाश्म मिलते हैं, जीवाश्म को फॉसिल ही कहते हैं इंग्लिश में, तो उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही पैलेंटोलॉजी, इंग्लिश में वहाँ जीवाश्म विज्ञान सुना और यहाँ पर शब्द आ गया पैलेंटोलॉजी। तो पैलेंटोलॉजी किस अध्ययन से संबंधित है? आप सब इसका आंसर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जीवाश्मों का अध्ययन। नाउ कमिंग टू दी क्वेश्चन नंबर 20, पादप विज्ञान या फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था कि फाइटो वर्ड जहां भी आ जाए, फाइटोपैथोलॉजी सुना था ना, फाइटो, तो फाइटो वर्ड मीन्स प्लांट्स या फिर पेड़ पौधे कहते हैं या पेड़ कहते हैं, जो भी। तो जब प्लांट्स के बारे में स्टडी होती है तो उसको फाइटोलॉजी कहते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पौधों के बारे में स्टडी क्या होगी? फाइटोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। 21st क्वेश्चन पर, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो शब्द आया ऑन्कोलॉजी। तो एक ऑन्कोजीन होता है, ठीक है, जो ऑन्कोजीन होता है वो कैंसर कैरिंग एजेंट होता है। तो ऑन्कोजीन की वजह से कैंसर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उपचार, जो कैंसर के उपचार के बारे में पढ़ेंगे तो वो ऑन्कोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैंसर। तो ऑन्कोलॉजी हो गई कैंसर की स्टडी। 21 क्वेश्चन, कवक विज्ञान क्या है? तो कवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंजाई या फंगस। जो फफूंद होती है वो कवक होती है, कवक में आती है। तो कवक में किसको रखा गया है? बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, कुकुरमुत्ता का अध्ययन करते हैं, वायरस का अध्ययन करते हैं, या परजीवी यानी पैरासाइट का अध्ययन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब देंगे। तो जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुकुरमुत्ता यानी मशरूम। तो मशरूम एक टाइप की फंगस है। तो जब भी बात मशरूम की आती है या फफूंद की आती है, फंगस की आती है, तो उसको किस में स्टडी करते हैं? उसकी कवक, जिसको इंग्लिश में फंजाई को माइकोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट 22, वही सेम क्वेश्चन आ गया इंग्लिश में जो भी अपन ने डिस्कस किया। माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। तो माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? अभी अपन ने देखा। तो माइकोलॉजी संबंधित है ऑप्शन नंबर बी, जो है कवक यानी कि फंजाई, फंजाई यानी कि फफूंद, फंगस से रिलेटेड है, जो कि कुकुरमुत्ता था, मशरूम था उसमें। 24th क्वेश्चन, ऑनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो वर्ड जो ऑनेरियोलॉजी आया, इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए भगवान, ऑप्शन नंबर बी सपने, ऑप्शन नंबर सी नींद और ऑप्शन नंबर डी रंग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सपने। तो ऑनेरियोलॉजी सपने से संबंधित होती है, सपनों के बारे में, या मस्तिष्क किस तरीके से काम करता है सोते टाइम, तो उसके बारे में जो अध्ययन होता है वो ऑनेरियोलॉजी में होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है,
सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो जो सेरीकल्चर है, ऑप्शंस हैं मधुमक्खी पालन, पौधों का विकास, ऑप्शन नंबर सी रेशम के कीड़ों का पालन, ऑप्शन नंबर डी मत्स्य पालन। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो होगा इसका सही आंसर, क्योंकि रेशम के कीटों का पालन जो होता है वो आता है सेरीकल्चर में। बाकी मधुमक्खी का जो पालन होता है एपीकल्चर होता है, जो पौधों का विकास होता है या पौधों के बारे में पढ़ते हैं बॉटनी उसमें पढ़ते हैं, या और मत्स्य पालन इक्थियोलॉजी होती है, लिख देती हूँ इक्थियोलॉजी। पौधों का विकास कहीं ना कहीं बॉटनी होगी, पौधों के बारे में बॉटनी में ही पढ़ेंगे, या फाइटोलॉजी कहेंगे, फाइटोलॉजी होगी, और मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी क्या है और टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो शब्द टॉक्सिक बार बार आता है, कॉमनली टर्म है ये जो काफी बार यूज होता है। तो टॉक्सिक यानी होता है जहरीला, और जब इसमें शब्द जोड़ देंगे लॉजी तो ये क्या बन जाएगा? जहर की स्टडी या जहर के बारे में अध्ययन करना। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी जहर का अध्ययन। 27 क्वेश्चन पर आते हैं। टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है। तो टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? तो ऑप्शंस जो इसके दिए गए हैं, सबसे पहला ऑप्शन है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी है कर ढांचा, ऑप्शन नंबर सी है खगोल विज्ञान की एक शाखा, ऑप्शन नंबर डी है मानव व्यवहार का अध्ययन। तो आप सब इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जैव विविधता या फिर बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी ही टैक्सोनॉमी में बायोडाइवर्सिटी की ही स्टडी करते हैं। तो टैक्सोनॉमी बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वगैरह या वैज्ञानिक नाम ये सब। क्वेश्चन नंबर 28 है जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कई तरीके से पूछा गया है। तो जैसे कि अभी अपन ने देखा कुछ देर पहले ही पैलेंटोलॉजी या जीवाश्म विज्ञान, इसमें जीवाश्म विज्ञान ही बताया गया है। जो भी फॉसिल्स होते हैं उनका संरक्षण किया जाता है, जो भी पुराने जानवर या पेड़ तो उनको प्रिजर्व किया जाता है, उनको संरक्षण किया जाता है जिससे उनके बारे में आगे पता लग सके या उनकी स्टडी हो सके। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, यानी कि जीवाश्म विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 29। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शंस हैं व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, ऑप्शन बी है साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान और व्यवस्था, ऑप्शन सी है जीव की विभिन्न वर्गीकी को सीमित करना और उनके संबंध स्थापित करना, ऑप्शन डी है अध्ययन के सभी क्षेत्र से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनेटिक की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो जो ये क्वेश्चन है बायोसिस्टमैटिक्स, वो सबसे सुपीरियर आंसर, जो उसका एप्रोप्रिएट आंसर है वो यही होगा कि अध्ययन के सभी क्षेत्र से विभिन्न मानकों की समग्रता और उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनेटिक की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 30 है विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शब्द आता है ऊतक। तो ऊतक शब्द को इंग्लिश में कहते हैं हिस्टो। जो हिस्टो वर्ड होता है, हिस्टो शब्द किससे रिलेटेड होता है? हिस्टो मीन्स होता है ऊतक। और ऊतक क्या होता है? जब
अलग अलग कोशिका, बहुत सारी कोशिका मिल जाती हैं तो वो ऊतकों का निर्माण करती हैं, और जब बहुत सारे ऊतक मिल जाते हैं तो वो ऑर्गन यानी कि एक अंग का निर्माण करती हैं, और जब अंग मिल जाते हैं, कई सारे अंग मिलकर एक अंग तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, और जब अंग तंत्र से क्या मिलता है, शरीर बनता है, और शरीर क्या हो गया, अल्टीमेटली शरीर भी सेल से मिलके ही बना हुआ है यानी कोशिका से मिलके बना हुआ है। तो शब्द क्या है, हिस्टो, और इसमें अगर अपन ऐड कर देंगे लॉजी तो क्या हो जाएगा, हिस्टोलॉजी। उस हिस्टोलॉजी का मतलब ऊतक विज्ञान, तो विज्ञान की वह शाखा जो ऊतकों के अध्ययन से संबंधित होती है उसको क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी इंग्लिश में, और हिंदी में कहेंगे ऊतक विज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो गया ऊतक विज्ञान। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधित संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इथोलॉजी, ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी क्लाइमेटोलॉजी और ऑप्शन डी इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या होता है, जानवरों का उनके पर्यावरण के साथ जो संबंध होता है उसको इकोलॉजी कहते हैं, और जब उसका जो अध्ययन होता है इकोलॉजी, इकोसिस्टम जो शब्द आता है, इकोसिस्टम भी पारिस्थितिक तंत्र जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो इकोलॉजी, इकोसिस्टम इस तरीके से। तो इकोलॉजी क्या हो गया, जानवर और उनका जो इंटरेक्शन होता है, संबंध होते हैं पर्यावरण से, उसका अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, और काफ़ी आपको शायद मदद मिली भी होगी कि शब्दों को कैसे तोड़ना है, उनका मीनिंग कैसे निकालना है। तो इस तरीके से धीरे धीरे अपन और भी क्वेश्चंस लेते जाएंगे, हम और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन भी करेंगे, उन शब्दों को तोड़कर उनका मीनिंग निकालना, तो इससे आपको समझने में भी आसानी होगी और आप जो भी क्वेश्चन आएगा उसको डील कर पाओगे। तो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मिसलिनियस पार्ट में आता है या साइंस में तो आता ही आता है। तो कंप्लीट हो गया आज का सेशन, होपफुली आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।